हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारे गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास में एक एक स्टेप को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट के जो है पूरा एस्पेक्ट को देखा, उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व कराया। और आज का हमारा जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आज के सेशन में हम लोग ये कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा टॉपिक तो है ही, उम्मीद करता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, आपके दैनिक जीवन में भी ये संबंधित है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटर है ही। तो देखते हैं अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ नया निकलता है। क्योंकि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुए हैं वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको अगर हम बात करें तो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम देखते हैं क्या है। वही तरीका उसी तरीके से कि पहले इसका परिचय देखेंगे, परिचय के बाद इसका उद्देश्य देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, क्या कितने प्रकार के अनुच्छेद हैं, क्या उनमें बातें लिखी गई हैं वो देखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो मूलभूत अंतर है वो डिफरेंस की हम बात करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की डीपीएसपी की जो आलोचना की गई है, केटी शाह ने की हो या के.एम. पनिक्कर साहब ने की हो, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, तो क्या आलोचना थी, लोगों ने क्या इसके बारे में बात की, अच्छाई बुराई जो भी है इस पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। पहला देखते हैं इसका परिचय क्या है, ठीक, इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद इसके साइलेंट फीचर हम देखेंगे, इसके साइलेंट फीचर हम देखते हैं। उसके बाद कितने प्रकार के अनुच्छेद होते हैं, जितने आर्टिकल है, ठीक है सॉरी, इस आर्टिकल में क्या आते हैं वो देखते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसकी जो है क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना, ठीक, इसकी आलोचना की बात करेंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा अनुच्छेद, इसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर में, या यूं कह सकते हैं कि इन पॉइंट को क्लियर कराते हुए लास्ट में हम इसको देखेंगे, क्योंकि सवाल यहां से बनते हैं ज्यादा। तो आइए अगर हम परिचय की बात करें तो परिचय में पहला हमारा जो पॉइंट है, पहले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला पॉइंट कहता है कि ये भाग 4 में, ठीक, आता है, सवाल पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में, कौन से पार्ट में इसका जिक्र किया गया है। तो सवाल बनेगा तो ऑप्शन भी आएगा, ए दे दिया पार्ट 1 भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 क भी दे सकता है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। डीपीएसपी जो है हमारा भाग 4 में दिया गया है। और कितने आर्टिकल से, अनुच्छेद कहां से कहां तक, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। जैसे भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किए थे, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा किए थे, भाग 3 में फंडामेंटल राइट 12 से 35। अब भाग 4 की हम चर्चा करें डीपीएसपी 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी की बातें कही गई है। ये ध्यान देना होगा, जब हम आपको बता रहे थे कि हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, 60 देशों के संविधान को छानबीन कर लिया गया था, तो विदेशी स्रोत मेन क्या थे, जब हम आपको बताए थे तो वही हम आपको यहाँ चर्चा किए थे कि आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से। एक चीज यहाँ हम आपको बता दें, अगर ऑप्शन दे दिया कि डीपीएसपी निम्न देशों से प्रभावित है या लिया गया है, ऑप्शन दे दिया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और एक ऑप्शन दे दिया स्पेन। तो अगर चूंकि आयरलैंड ऑप्शन में नहीं है तो यहां आप स्पेन भी लिख सकते हैं कि स्पेन के संविधान से थोड़ी बहुत बातें वहां ली गई हैं। और अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, स्पेन दोनों है तो आयरलैंड को वरीयता दीजिएगा, सही ऑप्शन आयरलैंड होगा। लेकिन ऑप्शन में आयरलैंड नहीं होगा, स्पेन होगा, तो आप स्पेन पे टिक करिएगा। तो दूसरी बात तो ये हो गई। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि पूरे यहाँ थोड़ी सी क्या है, फैक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, तो ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं
कि भारत का संविधान और आयरलैंड का संविधान विश्व का ऐसा संविधान है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही गई है। इसकी और बात करें तो इसके ऐतिहासिक बात में जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, उसमें एक अनुदेश प्रपत्र की चर्चा हुई थी। अनुदेश प्रपत्र की चर्चा हुई थी जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक, ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर इसकी चर्चा करें तो इसी को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में डीपीएसपी को यहीं से बता दिया कि अनुदेश पत्र जो पत्र था 1935 का, वो आज का हमारा डीपीएसपी है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटी हम परिचय देख लिए कि क्या है। रिपीट कर देते हैं, भाग 4 में इसका जो है पूरा बातें लिखी गई है, आती हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ऑप्शन में न हो तो स्पेन लगा सकते हैं, और आयरलैंड स्पेन दोनों ऑप्शन में हो तो आयरलैंड ही लगाइएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र से ये लिया गया है, या यूं कह सकते हैं वहां से प्रेरित है, या यूं कह सकते हैं कि उस समय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो आज का हमारा डीपीएसपी है। पूरा उसी रूप में नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। जैसा कि भारत शासन अधिनियम से 70% हम सबसे ज्यादा वहां से हमारा संविधान प्रभावित है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यह है सॉरी वेलफेयर स्टेट का जो है इस्टेब्लिशमेंट करना, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। भारत को कैसा स्टेट बनाना? कल्याणकारी राज्य बनाना। दूसरा यह है भारत में क्या सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना की बात जो है कही गई है, वास्तव रूप में ये बात कही गई। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पूछता है नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में कल्याणकारी राज्य है तो ये जरूर आप लगाइएगा कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका ऑब्जेक्टिव रखा था। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है, वास्तविक स्थापना। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट तो राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। इसके जो है साइलेंट फीचर की बात करें तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे यह वाद योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट तो वाद योग्य है, ठीक है, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जाते हैं, न्याय प्राप्त करते हैं, मुकदमा मतलब वाद का मतलब मुकदमा करना, वाद योग्य हो जाता है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। वाद योग्य मतलब कि न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब आप न्यायालय में इसका उल्लंघन होने पे याचिका नहीं दायर कर सकते, न्यायालय द्वारा लागू नहीं। तो इसका और क्या विशेषता है? जब ये वाद योग्य नहीं तो ये देश के शासन में मूलभूत है, मूलभूत सिद्धांत है देश के शासन में। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गाइडर है, ठीक है, मार्गदर्शन करता है। और तीसरा इसकी विशेषता क्या है कि जब हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सोसाइटी के, तो वो जब विधानमंडल में या पार्लियामेंट में जब रूल पास करेंगे, कोई कानून निर्मित करेंगे, तो कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना या वरीयता देना। तो कानून निर्माण में उपयोगी, ठीक, कानून बनाते समय नीति निर्माताओं को यह ध्यान देना होगा या राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखें। तो इसका 3 है, वाद योग्य है मतलब न्यायालय द्वारा, वाद योग्य नहीं, सॉरी वाद योग्य नहीं मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता, इनफोर्सिएबल प्रवर्तनीय नहीं है, लागू मतलब प्रवर्तनीय, इनफोर्सिएबल नहीं है। दूसरा क्या है, हमारे देश के शासन में ये मूलभूत सिद्धांत है, यही आर्टिकल 37 है, यही क्या है, आर्टिकल 37 यही कहता है
कि देश के शासन में ये मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद कानून निर्माण में राज्य का ये कर्तव्य होगा, स्टेट का ये कर्तव्य होगा, ये ड्यूटी है कि जब हम देश के लिए कोई कानून बनाए पार्लियामेंट में बैठ के या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के, तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि कानून बनाते समय राज्य के नीति निदेशक तत्वों को उस कानून में समाहित करें। ठीक है सॉरी, अनुच्छेद की बात अभी करेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर क्या है। पहला ही अंतर हमने आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट क्या है? वाद योग्य है, मतलब प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायोचित है, मतलब न्यायालय द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है। लेकिन डीपीएसपी क्या है? वाद योग्य नहीं है, मतलब इनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके से कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कौन? फंडामेंटल राइट। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या करते हैं? डीपीएसपी ये सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है। ठीक, मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो है लोकतंत्र की बात हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है। अगर इसकी और बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है ये नकारात्मक है, ठीक है, निगेटिव है, जबकि डीपीएसपी क्या है? सकारात्मक है। इसका मतलब अगर हम समझे तो राज्य के कुछ कर्तव्यों पर, कुछ कार्यों पर फंडामेंटल राइट जो है दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, रोक करता है। और वही सकारात्मक, डीपीएसपी को सकारात्मक क्यों कहा गया है? कि राज्य को यह आदेश देता है कि आप शासन मतलब कानून निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं, डीपीएसपी का उपयोग कर सकते हैं। अगर और बात करें तो ये जो है ये मूल अधिकार जो है आपका वैयक्तिक है। ठीक है, वैयक्तिक मतलब व्यक्तियों के अधिकारों की बात फंडामेंटल राइट करता है, राइट पर्सन। लेकिन डीपीएसपी क्या है? ये समाजवादी है, मतलब कि समुदाय के अधिकारों की बात, समुदाय के अधिकारों की बात करता है। ठीक, मतलब कि सामुदायिक है। अगर इसके आगे हम बात करते हैं और फंडामेंटल राइट में क्या है चीजें अगर देखते हैं तो और फंडामेंटल राइट में जो है कि एक तो यहां पे हमने कहा ना डीपीएसपी जो है, यहां देखिए फंडामेंटल राइट पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इस पे डीपीएसपी पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट पे प्रतिबंध क्यों लगाया जा सकता है? आपातकाल के समय, यहां एक और आ गया। लेकिन इसको प्रतिबंध की बात करें कि अगर कोई, जैसे अनुच्छेद 19 बताएं कि कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, शेड्यूल 6, शेड्यूल 5, ठीक है, और उसके बाद डीपीएसपी का आर्टिकल 56 ये प्रोटेक्ट करता है उन आदिवासी क्षेत्रों को जहां उनकी संस्कृति भाषा है। तो एक तरीके से हमें व्यक्ति को फंडामेंटल राइट या राइट देता है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल 6, शेड्यूल 5 के तहत जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें आप नहीं जा सकते, तो यहां प्रतिबंध है। लेकिन डीपीएसपी प्रतिबंधित नहीं है। डीपीएसपी तो सीधा सीधा कह रहा है कि इस विषय पे आप कानून बना सकते हैं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं। एक चीज और देखिए, फंडामेंटल राइट आपातकाल के समय जो है निलंबित हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के ध्यान दीजिएगा, वही डीपीएसपी जो है इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हमने जो है एक तरीके का अंतर देखा। यही आपको हम बता देते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी को वरीयता दिया गया है। कहने का मतलब कि एक वाद हुआ था, वो कॉन्सेप्चुअल बात है, लेकिन एक मोटा मोटी हम आपको बता दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां आर्टिकल 39 क्लॉज बी 39 क्लॉज सी है, वहां आर्टिकल 14 और 19 को कम माना जाएगा। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट के ऊपर अधिकार दे दिया गया है।
आगे इसकी बातें करते हैं। तो आलोचना में अगर आते हैं तो आलोचना में कुछ लोगों ने क्या बात कही, यहां पे केटी शाह थे। केटी शाह कहते हैं, केटी शाह कहते हैं ये एक ऐसा चेक है, ठीक है, जो बैंक की इच्छा पे निर्भर करता है। केटी शाह साहब ने जब इसका आलोचना किया, ठीक है, तो आलोचना के दौरान उन्होंने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ऐसे बनाए गए हैं कि ये जैसे बैंक को चेक दे दिया तो उसकी कोई डेट नहीं, उसकी इच्छा पे निर्भर है कि वो भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो ये उन्हीं की भाषा थी। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके पक्ष में बात करते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात डीपीएसपी करता है। तो के.एम. पनिक्कर साहब वही कहते हैं, के.एम. पनिक्कर साहब का कहना है कि आर्थिक समाजवाद की बात ये करता है। तो आइवर जेनिंग्स वही कह देता है कि नहीं, ये भारत का मतलब भारत में फेबियन समाजवाद लाना चाहता है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि ये भारतीय समाज में क्रांति का उद्देश्य लाने का प्रयत्न करता है। तो इस तरीके से तमाम जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर या उस समय के बड़े बड़े नेता या फिर विधिवेत्ता, उन्होंने इस प्रकार की बातें आलोचना कही। तो एक मोटा मोटी फंडामेंटल राइट में जहां से क्वेश्चन कंटिन्यू आए हुए हैं हमने बातें रख दी, और ये चीजें ये जो हमने यहाँ रखी, ये जो यहाँ डिस्कशन किया, ये हमेशा से सवाल क्वेश्चन पेपर वनडे एग्जाम में आए रहे हैं, हमेशा से आते रहे। अगर अब इसके जो है एक हमारा पॉइंट छूट रहा है अनुच्छेद। अब अनुच्छेद की बात करते हैं कि क्या क्या बातें जो हैं हमारे डीपीएसपी में कही गई हैं। तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो है डीपीएसपी की बात कही गई है। क्या क्या आते हैं देखते हैं। जैसे 36 की बात करें तो आर्टिकल जैसे पार्ट 3 भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल राइट की चर्चा की गई थी। तो भाग 12 अनुच्छेद अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। क्या है? पार्लियामेंट मतलब संसद प्लस केंद्र सरकार, ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल, विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, अर्थात नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये सब चीजें आती रही थी। उसके बाद अन्य प्राधिकारी जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब चीजें आती रही हैं। तो जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है, वहीं अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा भाग 4 के लिए दी गई है, ठीक है। भाग 4 के डीपीएसपी के लिए जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में देता है। और क्या राज्य की परिभाषा होगी? वही जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो आर्टिकल 36 को अगर हम देखें तो राज्य की परिभाषा की बात करता है, और वहां पे राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 के तहत कही गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 37 क्या कहता है। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में मूलभूत होंगे, ठीक है। 37 कहता है कि डीपीएसपी जो है भारत के शासन में मूलभूत है, मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं मार्गदर्शक है। अब आर्टिकल 38 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 38 में दो बातें कही गई हैं, एक आर्टिकल 38 क्लॉज 1, एक आर्टिकल 38 क्लॉज 2 या क्लॉज बी की बातें हैं, जिसमें कहा गया है, इसमें आर्टिकल 38 में जो प्रेम्बल में बातें कही गई है कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता दी जाएगी। तो यहाँ पे डीपीएसपी में आर्टिकल 38 फर्स्ट में कहा गया है कि व्यक्ति को सामाजिक, सोशल, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की बातें कही गई है हमारे प्रेम्बल में कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो आर्टिकल 38 का 38 क्लॉज 1 कहता है कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये यहाँ पे ये न्याय सुनिश्चित करता है। तो आर्टिकल 32 क्लॉज कहता है कि आय की असमानता, किसकी? आय की, इनकम की जो असमानता है, आय की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम प्लस प्रतिष्ठा
वह सुविधा या अवसर की असमानता को समाप्त करना। किसकी समानता को? आय की असमानता को, प्रतिष्ठा की असमानता को, सुविधा की असमानता को समाप्त करना। तो आर्टिकल 38 प्रेम्बल की बात करता है, ठीक है, प्रस्तावना की बात करता है, उद्देशिका की, जिसमें व्यक्ति को 38 क्लॉज फर्स्ट में कहा गया व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कहता है कि आय की, प्रतिष्ठा की और सुविधा की जो असमानता है वो समाप्त की जाएगी। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आर्टिकल 38 क्लॉज 2 को 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हमारे डीपीएसपी में जोड़ा गया था। तो पूछ सकता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से क्या जोड़ा, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 36, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 38 की धारा 2। तो अनुच्छेद 38 की धारा 2 38 क्लॉज 2 को, जिसमें आय, प्रतिष्ठा या सुविधा की असमानता की समाप्ति की बात कही गई है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। अब आर्टिकल 9 में आते हैं, और आर्टिकल 9 में भी चूंकि 6 जो है इसका सब क्लॉज है, क्या क्या उसमें बातें कही गई हैं एक बार उस पर विचार कर लेते हैं। और कौन से क्लॉज, कौन से आर्टिकल को, अनुच्छेद 39 मतलब आर्टिकल 39 की कौन से सब क्लास को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये भी देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं आर्टिकल 39, इसको बांट के देखते हैं, सॉरी आर्टिकल 39, ठीक, 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, 39 क्लॉज डी, 39 क्लॉज ई और 39 क्लॉज एफ। ठीक, अगर हिंदी में यहां इसको लिखें तो हिंदी में लिखेंगे आप अनुच्छेद 39 की धारा क, अनुच्छेद 39 की धारा ख, अनुच्छेद 39 की धारा ग, अनुच्छेद 39 की धारा घ, अनुच्छेद 39 की धारा अंग, अनुच्छेद 39 की धारा च। एक चीज यहां याद रखिएगा कि आप इसको आर्टिकल 39 ए नहीं पढ़ेंगे। अगर आर्टिकल 39 ए ऐसे होता है 39 ए कैपिटल ए, इसको ये भी कह सकते हैं आर्टिकल 39 कैपिटल ए, लेकिन यहां इसको पढ़ेंगे जो ब्रैकेट में है तो इसको सब क्लास या धारा के रूप में पढ़ा जाएगा। तो आइए बात करते हैं 30 ए और 30 आर्टिकल 39 क्लॉज ए या धारा क में क्या कहा गया है। धारा क में कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों को, लेडीज एंड जेंट्स को, स्त्रियों और पुरुषों को, ठीक है, आजीविका दी जाएगी लेकिन समान रूप से, समान रूप से रोजी रोटी का साधन, रोजी रोटी या आजीविका के साधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, के साधन देना। इसमें क्या कहा गया है सॉरी, स्टेट का क्या वो होगा ड्यूटी सॉरी, कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से रोजी रोटी की जो है साधन उपलब्ध कराना स्टेट की जिम्मेदारी की बात कही गई है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी या अनुच्छेद 39 की धारा ख में क्या कहा गया है कि भौतिक जो साधन, फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं, भौतिक संसाधनों का जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में उपयोग, ठीक। और वहीं आर्टिकल जो है 39 ग में क्या कहा गया है, 39 ग में कहा गया है कि संपत्ति और उत्पादन प्लस उत्पादन के जो साधन है उनका डिसेंट्रलाइजेशन, उनका विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या वितरण सभी में, ठीक। तो अनुच्छेद 39 क्लॉज डी क्या कहता है, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन, समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुषों को
समान वेतन, मतलब इक्वल सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहां हम बात करेंगे इक्वल सैलरी की, तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 39 की धारा ख और ग, आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर रखा गया है। ठीक है, यहां 39 क्लॉज बी प्लस 39 क्लॉज सी ये ऊपर है, मतलब किसके, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर रखा गया है। इसका क्या है, सॉरी कैसे हुआ, कितने मुकदमे हुए, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये जो है कॉन्सेप्चुअल मुद्दा है, इसको जो है पीसीएस की क्लास में बताया जाता है, लेकिन वहां खैर आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपका काम यहीं से चल जाएगा। अब आर्टिकल 39 क्लॉज ई में क्या कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वे नागरिकों में स्त्री पुरुष दोनों आएंगे, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। स्वास्थ्य की रक्षा मतलब कि विकट परिस्थिति में या संकट काल में स्त्रियों पुरुषों को इस तरीके से मजबूर न होना पड़े कि वो किसी ऐसे काम में जाके हाथ बटाए या कार्य करें जो उनके स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट डालता। ठीक है, तो राज्य की दायित्व बनता है कि कोई संकटकालीन परिस्थिति है तो स्त्री और पुरुषों को या नागरिकों को उनके स्वास्थ्य हेतु, स्वास्थ्य के लिए उनके अच्छे तरीके से उनको कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि बच्चों और प्लस वयस्कों, चाइल्ड एंड एडल्ट को शोषण से बचाना, शोषण से बचाना, एक्सप्लॉइट होने से बचा देना। सॉरी, इसमें मजेदार बात यह है कि 42 अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39 की धारा 6 को जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 क्लॉज एफ को 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 39 को हमने यहां देखा, 39 को पहला था 39 क्लॉज ए, सब स्त्री पुरुषों को समान रूप से रोजी रोटी का अधिकार होगा, मतलब साधन दिए जाएंगे। 39 क्लॉज बी में कहा गया कि भौतिक साधनों का देश हित में या जनहित में उपयोग राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जनहित में उपयोग हो। आर्टिकल 39 क्लॉज सी में कहा गया कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का समान रूप से वितरण हो, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण, एकीकरण नहीं होना चाहिए या एक ही हाथों तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसी में देखें तो धन का संकेंद्रण, कहीं कहीं लिखा होता है धन का संकेंद्रण एक व्यक्ति के पास न हो, उसका वितरण हो। आर्टिकल 39 क्लॉज डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए स्त्रियों पुरुषों को समान रूप से सैलरी दी जानी चाहिए। आर्टिकल 39 क्लॉज ई यह धारा अंग कहती है कि राज्य ऐसा कार्य करेगा कि संकटकालीन में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। उसके बाद आर्टिकल 39 क्लॉज एफ या धारा 6 कहती है कि बच्चों एवं वयस्कों को एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, एक्सप्लॉइट होने से बचाना है, शोषण से बचाना है। और इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा लिया गया? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। वहीं 1900 इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसकी अभी हम यहां चर्चा किए थे, आर्टिकल 39 कैपिटल ए। इसको कहा जाता है 39 ए, ठीक है, या 39 क, ठीक, बड़ा क, इसको ब्रैकेट में नहीं है, याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है निःशुल्क कानूनी, लीगल एड, कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। आर्टिकल 39 कैपिटल ए कहता है या 39 क कहता है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, जो गरीब है, जो केस नहीं लड़ सकता है, तो हमारा राज्य, हमारा स्टेट ऐसा कानूनी तंत्र बनाएगा जिसको उससे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सके और उसको न्याय दिलाई जा सके। तो इसका पूरा ओवरऑल क्या है, इसका
यही तो उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब कि पिछड़े वर्गों को भी, गरीबों को भी न्याय सुलभ हो सके। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 39 कैपिटल ए अनुच्छेद 39 क को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अब देखिए सवाल पूछ लिया, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है, अब 4 ऑप्शन दीजिए, क्या क्या? अनुच्छेद 39 की धारा क, अनुच्छेद 39 की धारा ख, अनुच्छेद 39 की धारा घ, ठीक है, अनुच्छेद 39 क। ध्यान दीजिए 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज डी या 39 कैपिटल ए। ठीक, तो अब आप यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज ध्यान दीजिए। 39 कैपिटल ए या 39 क एक अलग अनुच्छेद है और 39 धारा क, ठीक है, ये अलग अनुच्छेद है। 39 धारा क में कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से रोजी रोटी का अधिकार राज्य उपलब्ध कराएगा, और अनुच्छेद 39 क में कहा गया है, धारा क में नहीं क में, कि व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये अंतर है। अगर ऐसे सवाल पूछते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना किसमें आता है, अनुच्छेद 39 क कैपिटल ए में, और पूछ ले कि स्त्री और पुरुषों को समान रूप से रोजी रोटी का अधिकार दिया जाता है, तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए या 39 की धारा क में दिया जाता है। चलिए आते हैं आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 कहता है जो गांधी जी का सपना था, ठीक है, गांधी जी का सपना क्या था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, छोटे छोटे हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, का गठन होना चाहिए। ठीक है, पूछ लिया किसमें है, तो आप यहां दे सकते हैं कि अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। इसी से संबंधित 74th अमेंडमेंट 1992 में हुआ, जिसमें 9 क जोड़ा गया, पंचायतों 9 जोड़ा, भाग 9 जोड़ा गया पंचायतों से संबंधित, और भाग 9 क जोड़ा गया नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, 41 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को उनके योग्यता अनुसार रोजगार, योग्यता अनुसार क्या देगा, रोजगार व शिक्षा देगा। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मनरेगा है, ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वो इसी के तहत है। अगर ये जिक्र करें तो ये किसकी पूर्ति करता है, अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 का जो है पूर्ति करता है कि राज्य नागरिकों को योग्यता अनुसार रोजगार और शिक्षा देगा। इसी में प्लस क्या करके है कि राज्य बेगारी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, बीमारी या अन्य असमर्थता की परिस्थिति में के सिचुएशन में राज्य जो है नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा। नागरिकों को सुविधा, इसका मतलब क्या, इसी को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, ठीक है, नेशनल सोशल एड, ठीक है, दिया जाना प्रारंभ किया गया, जिसके तहत वृद्धा पेंशन की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई, विधवा पेंशन विधवा पेंशन की शुरुआत हुई, अन्य संवर्धना में जैसे दिव्यांग है तो दिव्यांगों के लिए पेंशन की शुरुआत हुई, उनको निःशुल्क तरीके से यात्रा में, या यूं कह सकते हैं यात्रा ट्रेवलिंग में जो है कंसेशन दिया गया, यात्रा में रियायत दी गई। तो अनुच्छेद 41 यही कहता है कि नागरिकों को योग्यता अनुसार रोजगार, शिक्षा देना और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी या अन्य असमर्थता की परिस्थिति में व्यक्तियों को कुछ सुविधा देना, जिसके तहत
15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता शुरुआत की गई, जिसके तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इस प्रकार की तमाम योजनाएं राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा जो है शुरू की गई। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य की कोई राज्य का ये दायित्व है कि नागरिकों के लिए काम करने की अनुकूल दशाएं या मानवीय दशाएं जो है उपलब्ध कराना। ठीक, कि कोई भी कार्य ऐसा न हो जो उनके स्वास्थ्य सुरक्षा पे हनन करे। तो आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य की मानवोचित, नागरिकों के लिए कार्य की मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना या मानवीय अनुकूल या मानव मतलब कोई भी व्यक्ति कार्य करे तो उनको मानवीय दशाएं प्राप्त हो, मानवीय दशाएं प्राप्त कराना या देना। और प्लस महिला प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना महिलाओं को। ठीक है, दो चीजें अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 42 दो चीजें बात करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को, स्त्रियां पुरुष को कार्य की मानवीय दशाएं हो, जैसे कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जहां पानी न हो, जहां आने जाने का रास्ता न हो, जहां उनको कठिन परिस्थिति में कोई इक्विपमेंट न हो। तो इस प्रकार से तो उनको, जैसे कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं तो उनको ग्लव्स दिया जाता है, मास्क दिया जाता है, भले ही लोग न पहने वो अलग बात है, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है कि कार्य करते वक्त मानवीय दशाएं उपलब्ध कराई जाए। काम कर रहे हैं, घर में बहुत गर्मी पड़ रही है तो उस ऑफिस में फैन लग गया, पानी पीने की सुविधा हो गई, यही सब मानवीय दशाएं हैं। ठीक है, और महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। कोई भी महिला अगर कार्य पे है, कार्य के दौरान उसको प्रसव पीड़ा हो रही है या प्रसव से संबंधित प्रॉब्लम है तो सहायता। इसी को तो मातृत्व सुरक्षा अभियान जो है शुरू किया था, एक यही तो राज्य के निदेशक तत्व से लिया गया था। मातृत्व सुरक्षा योजना जब बनाई गई तो डीपीएसपी को ध्यान में रखा गया। अब अनुच्छेद 43 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 43। उम्मीद करते हैं थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी लेकिन यहाँ खत्म हो जाएगा। दो बातें कहती है, क्या कहती है कि मजदूरों को, जो मजदूर हैं उनके जीवन निर्वाह हेतु क्या करना है, उचित वेतन देना होगा, फेयर सैलरी, उचित वेतन देना, प्लस गांव में, जो गांधी जी का सपना था, गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना, ये अनुच्छेद 43 की बात है। 43 कहता है कि मजदूरों के जीवन निर्वाह हेतु उचित वेतन दिया जाए। जब उनको उचित वेतन मिलेगा तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगी, उनके अंदर सोच विकसित होगी, शिक्षा अच्छी आएगी, एक तरीके से वो अर्थव्यवस्था में आएंगे, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करने की बात करता है। इसीलिए तो ये कहता है कि मजदूरों को जीवन निर्वाह हेतु एक उचित वेतन दीजिए। दूसरा कहता है गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए सहकारी आधार पे, ताकि गांव की जो महिलाएं हैं या गांव में जो रहने वाले वयस्क लोग हैं वो गांव में ही अपने व्यवसाय को, कुटीर उद्योगों को खोल सके और वो भी अर्थव्यवस्था में मदद कर सके। तो एक तरीके से 43 अर्थव्यवस्था यही तो है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना, इसी का तो ये है। तो एक तरीके से इसमें मजदूरों को जब उचित मूल्य दिया जाएगा तो सामाजिक लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और उसी पैसे को खर्च करेंगे तो आर्थिक लोकतंत्र मजबूत होगा। गांव में कुटीर उद्योग होगा तो लोगों को काम, हाथ रोजगार आएगा तो उनकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी, और उस पैसे जब वो कमाएंगे ज्यादा, उनकी जरूरतें, नीड्स बढ़ेंगी, डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो ये संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट पे बहुत डिस्कशन करने के बाद इन चीजों को हमारे संविधान में दिया। खैर उस समय उन्होंने कहा कि इसको फंडामेंटल राइट में रखा जाए, लेकिन हमारा देश उस समय नया नया आजाद हुआ था, चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे भिड़े हुए थे। उस दौरान आर्थिक सहायता लोगों को या आर्थिक अधिकार देना बहुत पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व में रखिए, जरूरत पड़ने पे इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन राज्य का कर्तव्य होगा कि जनता के लिए कानून बनाते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखे।
अब इसी दौरान हम देख लेते हैं आर्टिकल 43A, ध्यान दीजिएगा, क्लॉज ए नहीं, 43A, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 43A क्या कहता है? कहता है उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी, इसको भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में एक डीपीएसपी में क्लॉज जोड़ दिया गया, आर्टिकल 43 कैपिटल ए या 43 क जोड़ के कहते हैं कि जो हमारे उद्योग है उसमें मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि उनका सामाजिक उत्थान हो तो सामाजिक लोकतंत्र मजबूत हो, उद्योगों के तहत मजदूर प्राप्त हो तो आर्थिक लोकतंत्र मजबूत हो। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये चीजें दिमाग में बैठनी जरूरी। एक एक शब्द से एक एक सवाल बन रहा है वनडे एग्जाम में। आर्टिकल 43 कैपिटल बी क्या कहता है? 43 देख लिए, 43 कैपिटल ए देख लिए, 43 बी या 43 ख। आर्टिकल 43 कैपिटल बी या ख, इनकी बात करते हैं कि इनकी बात तो क्या है? इनमें कहा गया कि सहकारी समितियों, ठीक है, अगर 43 बी की बात करें तो सहकारिता या सहकारी समितियों के गठन की बात की गई, सहकारी समितियों के गठन की बात की गई। ध्यान दीजिएगा, ये सारे सवाल बन सकते हैं डीपीएसपी से। और इसमें क्या, इसको अभी लेटेस्ट 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा इसको डीपीएसपी में ऐड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 43 ख या 43 कैपिटल बी सरकारी समितियों के गठन की स्थापना की बात करता है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अब आते हैं 44 में क्या कहा गया? 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में कहता है समान नागरिक संहिता, सिविल समान नागरिक संहिता की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। दो टाइप के होते हैं, एक आपराधिक, एक सिविल। आपराधिक पे तो लागू है ये, कोई भी अपराध आप कर रहे हैं, चोरी डकैती छिनैती या फिर मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हो रही है तो उसके अंतर्गत आपराधिक सिविल कोड तो हमारे संविधान नेताओं ने बनाया और उसका पालन भी अधूरा है। लेकिन जो सिविल होता है नागरिक संहिता, जिसपे विवाह, तलाक इत्यादि इत्यादि प्रकार की चीजें हैं, तो वो धर्म के आधार पे चल रही है उसमें अभी, और उसी की बात हो रही है कि उस पे भी नागरिक, ये समान नागरिक संहिता बनाया जाए। आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि गोवा ऐसा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपनाया हुआ है या लागू किया हुआ है, गोवा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोवा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 45 की बात करते हैं। 45 को जो है डिस्प्लेस कर दिया गया है और उसको आर्टिकल 21 कैपिटल ए के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया है। उसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 86 अमेंडमेंट करके 2002 में उसको शिक्षा का अधिकार घोषित कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से आर्टिकल 21 कैपिटल ए में शिक्षा का अधिकार उसको दर्जा दे दिया गया। तो आर्टिकल 45 यही कहता है। आर्टिकल 46 की बात करें तो वो क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को ये 46 SC और ST को कहता है कि आर्थिक सुविधा और प्लस शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाए, ठीक है, ताकि इनका भी उत्थान हो सके, ये भी हमारे जो है मूल धारा में आ सके। तो अनुच्छेद 46 भी SC/ST की बात करता है, उनकी भी आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाना है ताकि इनका शोषण न हो सके, एक्सप्लॉयटेशन इनका न हो सके। 47 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 47 में कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के स्वास्थ्य की ध्यान रक्षा करें। कैसे स्वास्थ्य की रक्षा करें? शराबबंदी करके, ठीक है, नशीले दवाओं का उपयोग
जो मादक पदार्थ हैं या नशीले दवाओं या मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा के, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दवा बनाते वक्त मादक पदार्थों का उपयोग में छूट दी गई है। तो कह सकते हैं शराबबंदी या मद्यपान निषेध सॉरी किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 47 के तहत। अब आर्टिकल 48 की बात करते हैं। 48 कहता है कि कृषि क्षेत्र और पशुपालन में आधुनिकता को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र प्लस पशुपालन में आधुनिकता को बढ़ावा देना, ठीक है, आधुनिकता को बढ़ावा देना, ठीक। लेकिन कैसे बढ़ावा दिया जाएगा भाई कृषि में और पशुपालन में? सवाल यही बनता है कि गोवध और दुधारू पशु प्लस गाय को संरक्षण देगी, गाय को संरक्षण प्रदान कर, मतलब गोवध को की मनाही, गाय की हत्या करना जुर्म है, ठीक है, गोवध की मनाही। अगली बात करते हैं, एक चीज हम आपको यहां बताना भूल गए, जब आर्टिकल 39 क्लॉज एफ की बात कर रहे थे जिसमें बच्चों और वयस्कों को शोषण से बचाने की बात कही गई थी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी ये तो हम बता चुके थे, आर्टिकल 39 क्लॉज डी की बात जिसमें समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही थी। 39 की धारा घ में कहा गया था कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर इसका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है रिट के माध्यम से न्यायालय जा सकता है, रिट के द्वारा न्यायालय जा सकता है। यहां इसको छूट दी गई, ये थोड़ा सा फैक्ट छूट गया था बाय मिस्टेक, याद रखिएगा। हाँ, तो हम आगे आर्टिकल 48 पे कहता है कि दुधारू पशु, ठीक है, और गाय का संरक्षण मतलब गोवध की मनाही करता है, और कृषि क्षेत्र और पशुपालन में आधुनिकता की बात करता है। वहीं आर्टिकल 48 कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, वन और वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 48 कैपिटल ए या क, ध्यान दीजिएगा, क्लॉज नहीं कैपिटल ए क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण मतलब वन और वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण की बात करता है, ठीक। ये आर्टिकल 40 कैपिटल ए बात करता है। अगर इसको भी देखें तो ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा हमारे संविधान के डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 क या 48 कैपिटल ए को जोड़ा गया। आगे बात करें आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 क्या कहता है? कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित ऐतिहासिक स्मारकों और कलात्मक इमारतों का संरक्षण, ठीक है, ऐतिहासिक स्मारकों या कलात्मक संग्रहालयों का संरक्षण। वहीं आर्टिकल 50 क्या बात करता है? आर्टिकल 50 कहता है कि आर्टिकल 50 कहता है कि ज्यूडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करना, मतलब न्यायपालिका व कार्यपालिका का अलगाव, विधायिका नहीं कार्यपालिका का अलगाव, ठीक, पृथक्करण, ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 कहता है कि दिखाई दे रहा है, हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंध को मजबूत बनाना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना, ये जो है हमारा आर्टिकल 51 कहता है। या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना या अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना।
तो ये तो था हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में, जो एक तरीके से समग्र रूप से हमने यहाँ इसको कवर किया, परिचय देखा, उद्देश्य देखा, विशेषताएं देखा, आलोचना देखी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जो है डिफरेंस देखा, और कौन सा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर है वो भी हमने आपको यहाँ पे दिखाया। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक की हमने बातें कर ली। इसमें थोड़ी सी बातें और रह गई जो कॉन्सेप्चुअल है, जैसे गांधीवादी सिद्धांत। तो अनुच्छेद 40, 46, 43, 47, 48, 48 का 49, 50 क्या क्या 40, 40, 46, 47, 48 कैपिटल ए, 49 और 50, ये जो बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे गांधीवादी सिद्धांत है। क्या क्या लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत सवाल कभी कभी पूछता है। तो आर्टिकल 40, 46, 47, 48, 48 क या कैपिटल ए, 49, 50, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो है गांधीवादी सिद्धांत हैं, इनको यहां लिख देते हैं हम। इतने अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत हैं। सवाल पूछता है गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं सिद्धांत, ठीक। तो दोस्तों आज जो है हमने डीपीएसपी को पूरा कवर कर लिया। इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हम कल की क्लास में करते हैं, और जो भी चीजें थी इससे संबंधित हमने यहाँ लगभग सारा कवर कराने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं इससे वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं फैक्चुअल, वो यहाँ से बनेंगे। चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।